हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आपके यूपी पुलिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन एकदम अच्छी चल रही होगी। और अभी तो मैं भी बोल सकती हूँ कि मेरी भी ठीक चल रही है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन। आज है यूपी पुलिस प्रिपरेशन का डे 7 और आज हम क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं इन सभी चीज़ों के बारे में हम थोड़ा बाद में बात करेंगे। पहले मैं आप सभी के क्वेश्चंस का आंसर कर देती हूँ जो हर वीडियो में आप सभी पूछते रहते हो। और जो सबसे पहला और सबसे ज़्यादा बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है वो सिर्फ यही होता है कि दीदी आप कहाँ से हो और आप मतलब कहाँ पर रहते हो और आपका घर कहाँ पर है। तो मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले से हूँ। आई थिंक इतना एनफ है बताने के लिए। मैं उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले से हूँ। और सेकंड आपका सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन होता है कि दीदी आपका मॉक टेस्ट का स्कोर क्या हो रहा है, या फिर RWA पर जॉब मॉक टेस्ट देते हो उसमें कितना स्कोर कर रहे हो। मैं आपको बता देती हूँ कि अभी मैं मॉक टेस्ट नहीं दे रही हूँ क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि पहले एक बार मैं अपना सिलेबस कंप्लीट कर लूँ। क्योंकि कुछ चीज़ों की वजह से ना मेरा सिलेबस कंप्लीट होना रह गया था। घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी जिस वजह से मेरा सिलेबस मतलब जितनी भी चीज़ें थी वो टाइम पर कंप्लीट नहीं हो पाई थी। इसकी वजह से मैं अभी अपना सिलेबस कंप्लीट कर रही हूँ। जैसे ही मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, कुछ चीज़ें मैं पढ़ लूँगी, तब मैं मॉक देना स्टार्ट करूँगी। और अब अगर अभी मैं मॉक देना शुरू कर देती हूँ और मेरे मार्क्स बहुत ज़्यादा कम आएंगे तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मैं डीमोटिवेटेड फील करूँगी इन सब चीज़ों से। तो बेहतर है कि मैं पहले थोड़ी प्रिपरेशन कर लूँ अच्छे से, तब मैं अपने मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करूँगी। और इस बीच टाइम में मैंने काफ़ी सारी चीज़ें तो पढ़ ली हैं और मुझे सबसे ज़्यादा सजेशन यही आते हैं कि दीदी कोई बात नहीं, अगर आपकी चीज़ें नहीं हुई हैं, सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ है, आप फिर भी मॉक टेस्ट तो दे ही सकते हो। वीक में एक बार होता है, उसको आप दे ही सकते हो। तो इसलिए अब मैं भी सोच रही हूँ कि अब मैं मॉक टेस्ट देना शुरू करूँगी क्योंकि इतनी चीज़ें तो मैंने भी पढ़ ली हैं कि अब मैं मॉक टेस्ट में थोड़ा ठीक स्कोर कर सकती हूँ। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा भी नहीं हो पाएगा, लेकिन अभी ये तो रहेगा कि मेरी तैयारी भी ज़्यादा नहीं है। तो जितनी तैयारी होगी मैं उतना मॉक टेस्ट देना शुरू कर दूँगी। और ऐसा नहीं है कि मैं डेली मॉक टेस्ट ही दूँगी, वीक में सिर्फ एक मॉक टेस्ट दिया करूँगी। तो बस अभी क्योंकि आप सभी ने भी बोला है और मुझे भी ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं एक मॉक टेस्ट देना ठीक रहेगा, इससे कुछ ना कुछ हमारी चीज़ों की प्रैक्टिस भी होती रहेगी। तीसरा क्वेश्चन आप सभी का ये होता है कि दीदी जीके जीएस वाला पार्ट या यूपी जीके और करंट अफेयर वाला पार्ट हम कहाँ से पढ़ें। तो मैं तो इस चीज़ों के लिए खुद ही बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहती हूँ कि इन सभी चीज़ों को मैं कहाँ से पढूँ। और कभी-कभी ऐसा होता है कि करंट अफेयर के लिए मैं कहीं से भी कुछ भी चीज़ें पढ़ लेती हूँ, जैसे ऑनलाइन यूट्यूब से मैंने अलग-अलग जगह से चीज़ें पढ़ ली हैं। तो ऐसा होता है करंट अफेयर मैं इस तरह से कहीं से भी पढ़ रही हूँ। और जीके जीएस वाला पार्ट मैं अपने कुछ नोट्स से पढ़ रही हूँ। और यूपी जीके के लिए मैंने अभी पढ़ना शुरू कर दिया अच्छे से। और यूपी जीके के लिए मुझे एक चैनल मिल गया है जहाँ से मैं ये सभी चीज़ें पढ़ रही हूँ, जितनी चीज़ें मैं याद कर सकती हूँ यूपी जीके के लिए। बस यही 3 क्वेश्चन थे जो आप सभी बहुत ज़्यादा पूछते हो, या मुझे जितने भी ज़्यादातर कमेंट आते हैं वो इन 3 क्वेश्चनों से रिलेटेड ही होते हैं हमेशा कमेंट। तो मैंने उन 3 ही क्वेश्चन का आंसर कर दिया है। और अब करते हैं अपनी पढ़ाई की बात कि आज क्या-क्या चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं, क्या-क्या टॉपिक्स आज हम पढ़ने वाले हैं। आज है यूपी पुलिस प्रिपरेशन का डे 7 और आज हम ये वाले टॉपिक पढ़ने वाले हैं। हिंदी में मैंने रस और रस के अंक पढ़ने हैं आज। और उसके बाद दूसरी चीज़ की अगर मैं बात करूँ तो विराम चिन्हों के बारे में भी पढ़ना है आज मुझे। और तीसरी चीज़ है जिसमें मुझे आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, इन सभी के प्रमुख कवि और लेखक याद करने हैं। क्योंकि हिंदी वाला पार्ट मुझे लगता है काफ़ी हद तक मेरा कंप्लीट हो चुका है। और स्पेशली हिंदी का व्याकरण वाला पार्ट मेरा काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुका है। और जो अब मुझे कुछ चीज़ें याद करनी है वो सिर्फ याद करने वाली चीज़ें रह गई हैं हिंदी में। जैसे उपसर्ग प्रत्यय याद करना और तद्भव तत्सम याद करना, पर्यायवाची यानी अर्थी, इस तरह की चीज़ें याद करना रह गई हैं। और बाकी जितना भी व्याकरण वाला हिंदी का पार्ट था वो सभी लगभग कंप्लीट हो चुका है। कुछ चैप्टर मुझे देखने पड़ेंगे अगर बचे हुए, तो नहीं तो मुझे लगता है कि सभी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। तो इसलिए अब मैं साहित्य वाला पार्ट पढ़ रही हूँ हिंदी में, जिसमें मैं आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, इन सभी के प्रमुख कवि और लेखकों के बारे में पढ़ूंगी। फिर फोर्थ टॉपिक आता है हिंदी का प्रमुख पत्र पत्रिकाओं के बारे में पढ़ना, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है और इससे रिलेटेड ज़रूर हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है। और अगर मैं पाँचवें टॉपिक की बात करूँ, गुरु एवं शिष्य, जितने भी हिंदी के लेखक और या कवि हुए हैं उनके गुरु और शिष्य के बारे में ज़रूर पढ़ लेना। क्योंकि मेरे वाली शिफ्ट में 17 फरवरी को फर्स्ट शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था और गुरु और शिष्य से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। तो अच्छी बात है कि मैंने ये याद करा हुआ है और मतलब मेरे पास जो नोट थे उनमें थे ये, तो मैंने पढ़ लिए थे ये। तो इसके बाद सिक्स्थ और लास्ट टॉपिक बचता है हिंदी का। हिंदी साहित्य के प्रमुख लेखक और उनकी रचनाओं के बारे में भी पढ़ना है आज। तो बस हिंदी का सभी टॉपिक्स इतने ही रहने वाले हैं। उसके बाद अगर मैं जीके जीएस वाले की बात करूँ तो इसमें मैंने थोड़ी सी केमिस्ट्री पढ़ने का डिसाइड किया था। तो इस केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा नोट्स नहीं है मेरे पास, जितने भी थे उसका हाफ पार्ट मैं पहले ही कंप्लीट कर चुकी थी और जो हाफ बचा हुआ था वो वाला पार्ट मैं आज कंप्लीट कर लूँगी। तो उसके बाद केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी पूरी। यहाँ पर बैठकर मैं यूपी जीके वाला पार्ट पढ़ रही हूँ, वो ऑनलाइन पढ़ रही हूँ जो चीज़ें मैंने बताई थी आपको।
और बस उनको मैं पढ़ते हुए थोड़ा नोट करने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि एग्ज़ाम के टाइम पर एक बार रिवीजन कर सकूँ उन सभी चीज़ों का। क्योंकि अगर हम रिवीजन नहीं करते हैं या फिर अगर इसका नोट नहीं बनाएंगे तो ये चीज़ें मैं भूल जाती हूँ। स्पेशली जीके जीएस वाला पार्ट मुझे बहुत ज़्यादा ये रहता है कि मैं भूल जाती हूँ, इसलिए मैं नोट करने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पर। अब अपने केमिस्ट्री के टॉपिक डिस्कस करते हैं कि अपने केमिस्ट्री में आज क्या क्या चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक आता है रेडियो एक्टिविटी और इसके यूज़ के बारे में। तो इसमें मैंने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं मैं आपको बता देती हूँ। पहला इसमें आता है यूरेनियम के बारे में, जिसमें मैंने U-238 के बारे में पढ़ा है कि इसका किस चीज़ में यूज़ होता है। उसके बाद कार्बन डेटिंग या रेडियो डेटिंग की अगर मैं बात करूँ तो इसमें कार्बन-14 के बारे में मैंने पढ़ा है। और थर्ड एलिमेंट है इसका सोडियम-24 के बारे में पढ़ा है। ट्रिटियम के बारे में पढ़ा है, कोबाल्ट-60 के बारे में पढ़ा है, फास्फोरस-32 के बारे में भी पढ़ा है और आयोडीन-131 के बारे में इसमें मैंने पढ़ा है कि इन सभी चीज़ों का उपयोग किन किन चीज़ों में होता है या किस रोग के उपचार के लिए होता है, ये सभी चीज़ें थी इसमें। और इसके बाद एक और टॉपिक बच जाता है जिसमें मैंने पढ़ा है न्यूट्रॉन की चेन रिएक्शन के बारे में, कि न्यूट्रॉन की जो चेन रिएक्शन होती है उसको कौन स्टार्ट करता है, उसका प्रोडक्ट जो क्या होता है। इसके बाद केमिस्ट्री का सेकंड टॉपिक था द्रव के बारे में, जिसमें ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बीसी के बारे में मैंने पढ़ा है, जो कि पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं। ये सभी 5 अवस्थाएं इसमें कंप्लीट हो गई थी। इसमें मैंने ये सभी चीज़ें पढ़ी थी कि ठोस को द्रव में कैसे कन्वर्ट करेंगे, द्रव को गैस में, और इन सभी चीज़ों को क्या क्या बोला जाता है, ये सारी चीज़ें इसमें पढ़ी हैं। और केमिस्ट्री का थर्ड टॉपिक था भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के बारे में मैंने पढ़ा है। और उसके बाद फोर्थ टॉपिक है हरित गृह प्रभाव के बारे में पढ़ा है, और कौन कौन सी गैसें होती हैं जो इसके लिए उत्तरदायी होती हैं हरित गृह प्रभाव को बढ़ाने के लिए। और इसमें पांचवा और आखिरी टॉपिक बचता है जिसमें मैंने अश्रु गैस, प्राकृतिक गैस या गोबर गैस, एलपीजी गैस, इन सभी गैसों के बारे में थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें पढ़ी हैं। इसके बाद मैं आ गई थी नहाकर, और उसके बाद मैं दोबारा तभी बैठ गई थी पढ़ाई करने के लिए अपनी, क्योंकि इसके बाद मुझे मैथ्स और रीजनिंग वाला पार्ट भी कंप्लीट करना था अपना भी। तो मैथ्स में मैंने आज एवरेज वाला चैप्टर पढ़ा है। पहले मैंने उसको आदित्य रंजन सर से पढ़ा है, और उसके बाद मैंने RWA पर राहुल तेवतिया सर की क्लास ली थी। लेकिन सर ने अभी एक ही क्लास ली है इसकी, तो मतलब सर की क्लास बहुत कम हो रही है, उसके बाद कोई क्लास भी नहीं हुई है सर की एवरेज की, एक ही क्लास हुई है अभी तक। और अगर मैं बात भी करूँ, अगर ओवरऑल अगर देखा जाए तो सभी सब्जेक्ट में काफ़ी सारी क्लासेस हो चुकी हैं, जबकि मैथ्स की क्लास की बात करें तो हम 15 क्लासेस हुई हैं अभी, तो बहुत ही कम है। इतना नहीं, मैथ का मतलब मैथ की चीज़ें जितनी भी हैं काफ़ी पीछे चल रहा है हमारा मैथ का सिलेबस। तो आई होप कि ये जल्दी से टाइम से कंप्लीट हो जाए मैथ का सिलेबस हमारा, और सर थोड़ी क्लासेस लेना स्टार्ट करें, क्योंकि बीच में काफ़ी छुट्टियाँ हो जा रही हैं मैथ वाली क्लासेस की, और बाकी क्लासेस सभी चलती रहती हैं टाइम टू टाइम। ऑनलाइन स्टडी का मुझे एक बेनिफिट लगता है कि कितनी भी देर हम पढ़ाई कर लेते हैं तो पता नहीं चलता है कि हमने कितनी देर पढ़ाई की है। मतलब एक्चुअली में टीचर के साथ इंटरेक्शन करने में, हालांकि इंटरेक्शन कुछ हो नहीं रहा होता है, लेकिन मतलब जिस तरह से हम पढ़ रहे होते हैं उस टाइम पर मुझे तो बिल्कुल भी टाइम का पता नहीं चलता है कि कब में क्लास कंप्लीट हो जाती है। तो इसलिए ऑनलाइन पढ़ना मुझे बोरिंग नहीं लगता कभी भी। बट ऑफलाइन अगर मैं पढ़ती हूँ तो 1 डेढ़ घंटे के बाद ही मुझे ब्रेक लेना पड़ता है, क्योंकि रियल में थोड़ा सा ऐसा मतलब थक जाते हैं ऐसा लगता है। जबकि ऑनलाइन स्टडी में पता नहीं चलता, हम 2-3 घंटे भी आराम से बैठकर पढ़ सकते हैं और पता भी नहीं चलता कि हम इतनी देर बैठकर हमने पढ़ाई की है। तो यहाँ पर मैंने एवरेज की 2 क्लासेस ली थी, एक आदित्य रंजन सर से और एक राहुल सर की, और उसके बाद मैंने मैथ्स का एक मॉक टेस्ट सॉल्व किया है। तो वो मैंने अपनी बुक से किया है, जो आदित्य रंजन सर की मेरे पास बुक है, वहाँ से मैंने अपने मैथ्स का एक मॉक टेस्ट सॉल्व किया है। और अगर अभी आपने देखा होगी घर में कितना गंदा हो रहा है, ये सिर्फ इस वजह से हो रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी पूरा दिन से, तो इसकी वजह से पूरा गंदा हो रहा है। अगर आपने नोटिस किया हो तो सुबह ही हमने सारे घर में पोछा लगाया था, और उसके बाद घर में धोया भी था पानी से अच्छे से, और उसके बाद दिन में इतना गंदा हो गया था। तो ये था थोड़ा शाम वाला टाइम, तो इस टाइम पर मैं बाहर बैठकर ही पढ़ाई करती हूँ, क्योंकि एक तो धूप भी चली जाती है यहाँ से और थोड़ी हवा चलती रहती है हल्की हल्की सी, तो बाहर बैठकर पढ़ाई करना ज़्यादा इजी लगता है और अच्छा भी लगता है, थोड़ा बोरिंग सा नहीं लगता। जब हम पूरे दिन से एक रूम में बैठकर कहीं अंधेरे से में बैठकर पढ़ाई कर रहे होते हैं तो डेफिनेटली वो बोरिंग सा लगने लगता है। इस वजह से मैं थोड़ा शाम के टाइम ना बाहर बैठकर ही पढ़ाई करती हूँ अपना। तो मैं बाहर आ गई थी यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए, अच्छी हल्की सी हवा भी चल रही थी, बाकी धूप भी नहीं थी, तो एकदम मस्त वाली पढ़ाई हो जाती है यहाँ पर। तो यहाँ पर बैठकर ना मैंने यूपी जीके वाला पार्ट अपना अच्छे से रिवीजन किया उसका, जो मैंने सुबह यूपी जीके वाली चीज़ें पढ़ी थी, जो मैं आपको बता रही थी, जो मैंने नोट्स भी बनाए थे, तो मैंने उसको दोबारा रिवाइज़ किया है। और अभी मैं आपको बता देती हूँ कि यूपी जीके में मैंने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं। तो इसमें सबसे पहले तो मैंने यूपी के अंदर जितने भी पक्षी विहार हैं वो सभी याद किए हैं। प्रमुख झीलें कौन कौन से यूपी के अंदर वो मैंने याद किए हैं। और अगर मैं पक्षी विहार वाले से बात करूँ तो शायद मेरी शिफ्ट में 17 फरवरी को फर्स्ट शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था, और क्वेश्चन आया हुआ था, तब मुझे याद नहीं था क्योंकि मुझे ये सभी चीज़ें याद तो मैंने की थी, लेकिन शायद वो सही से याद नहीं रह पाई थी। इस बार मैंने कुछ ट्रिक्स से याद किए हैं कि आई होप मुझे ये याद रह जाएँ जो भी चीज़ें मैंने याद की हैं। तो यहाँ पर यूपी जी के में मैंने पढ़ा है, पक्षी विहार के बारे में पढ़ा, प्रमुख झीलों के बारे में पढ़ा, कौन सी झील कहाँ पर है, और यूपी के प्रमुख विश्वविद्यालय कौन से हैं, ये सभी चीज़ें पढ़ी और वो विश्वविद्यालय कहाँ पर हैं।
और उसके बाद थोड़ा सा प्रमुख हवाई अड्डों के बारे में पढ़ा है, कौन कौन से हैं यूपी में, कौन सा हवाई अड्डा कहाँ पर है। और मतलब यूपी के अंदर रामसर आर्द्रभूमि के बारे में पढ़ा है। और यूपी जीके का 6th टॉपिक था यूपी की जनजातियों के बारे में भी यहाँ पर मैंने पढ़ा है। तो ये सभी चीज़ें मैंने एक ट्रिक के थ्रू पढ़ने की कोशिश किया, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें, ऐसा तो नहीं है कि 1-2 चीज़ें हैं जिनको मैं याद कर सकती हूँ, इसलिए मैंने कुछ ट्रिक के थ्रू इनको याद करने की कोशिश की है। बस आई होप कि मुझे अच्छे से याद रह जाए, बट रह जाएंगी अगर मैं इनको 1-2 टाइम पर ऐसे ही रिवाइज़ करती रहूँगी तो डेफिनेटली ये याद हो जाएंगी, क्योंकि ट्रिक ना बहुत ईजी थी और फ़नी भी थी। मतलब जो ना माइंड में बार बार रिपीट अपने आप ही हो रही थी, जो सर ने बताया था वो सभी चीज़ें ना, जब मैं उनको पढ़ रही थी माइंड में वो सभी चीज़ें आ रही थी अपने आप ही। तो मुझे लगता है कि हाँ, इस तरह से याद हो जाएंगी, ये इतनी डिफ़िकल्ट नहीं लगेंगी अब। तो यहाँ पर बैठकर मैंने ये सब चीज़ें ही पढ़ी हैं। उसके बाद किसी ने तो मुझे बोला था कि दीदी अपना गाँव भी दिखाओ कभी। तो हमारा घर इस तरह का दिखता है कुछ, ये वाला हमारा ही घर है। तो मैं बात करूँ तो हमारा घर ही सबसे छोटा रह गया है सभी के घर, मतलब ऊपर ऊपर तक बने हुए हैं, बड़े बड़े बने हुए हैं। ये हमारा ही घर है। तो हमारे घर पर ना ये सोलर प्लेटें लगी हुई हैं 4। और उसके बाद देखो मौसम बढ़िया हो रहा था, मस्त। उसके बाद मम्मी ने लगा दी थी झाड़ू, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था हवा की वजह से। और 5th टॉपिक था क्यूब एंड क्यूबॉइड वाला, जो कि रीजनिंग वाला पार्ट था। तो रीजनिंग में आज मुझे पढ़ना था क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में। तो इसकी 2 क्लासेस तो मैं पहले ही ले चुकी थी, अब थोड़ी सी चीज़ें बची हुई थी। तो क्यूब एंड क्यूबॉइड वाला चैप्टर बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया। तो अब तो ये वाला चैप्टर काफ़ी ईजी लग रहा है, स्टार्टिंग में चीज़ें समझ नहीं आई थी। और उसके बाद संदीप सर की कथन और तर्क वाली क्लास ली थी मैंने। तो ये सभी चीज़ें हो गई थी कंप्लीट। और उसके बाद जो कुछ चीज़ें रह जाती हैं, या जो मेरी मतलब जो टॉपिक या जो सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं हो पाता, उसको मैं रात में कंप्लीट करती हूँ, और रात में ही मैं क्लास लेती हूँ अपने RWA की, जो सर कराते हैं। और बाकी आप सभी का स्टडी से रिलेटेड कोई भी सजेशन हो तो प्लीज़ मुझे भी बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।